हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स गुरुकुल। हम कर रहे थे ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। कल की क्लास में हमने जितने भी ट्रेड यूनियनिज्म बने थे उनकी क्लासिफिकेशंस, उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर्स कल तक जो है हमने सारा डिस्कस कर लिया था। हमने ये ट्रेड यूनियनिज्म के टॉपिक को थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो क्लासीफाई करके यानी 3 वीडियोस बना के जो है वो किया है, सो दैट कि आपको थोड़ा एक क्योंकि ये बेसिक्स मतलब ऐसा टॉपिक है जो कहीं पर मिलता नहीं है और इतनी आसानी से समझ नहीं आता, बिकॉज इट इज़ अ ड्राई पोर्शन। तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके किया है, सो दैट कि आप लोग बोर ना हो। तो आज जो है, आज हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ा। ट्रेड यूनियन में हमने देखा कि जितने भी वर्कर्स हैं वो अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, जो भी उनके राइट्स हैं अपनी डिमांड्स रेज करने के लिए वो ये सब काम करते हैं। तो उसमें अब हमें क्या करना है, अब हमने ट्रेड यूनियनिज्म में ही ये वाला टॉपिक भी आएगा, लेकिन ट्रेड यूनियनिज्म में अब हमने पढ़ना है एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन। अगर आपको याद हो तो जैसे ही जब मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिस दिन इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी पार्टीज क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट, वर्कर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। ये 6 पार्टीज जो है हमने पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि ट्रेड यूनियंस भी बन रही है, ट्रेड यूनियंस के साथ साथ एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन भी बन रही है। आज हमने क्या करना है, आज हमने एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन पढ़नी है कि एम्प्लॉयर्स भी अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे एक इंडस्ट्री के यूनियन ट्रेड यूनियंस बनाते हैं इंडस्ट्री के वर्कर्स, वैसे ही जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं। तो अब हमने उनके बारे में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, ठीक है। क्या है एम्प्लॉयर्स की, जो वर्कर्स की एसोसिएशन होती है दैट इज कम टू बी नोन एज ट्रेड यूनियन, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन होती है दैट इज एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ओनली, ठीक है। तो इंटेंशन क्या थी एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन कवर करने की, ट्रेड यूनियन। देखो ये भी ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत ही आएगा, क्यों, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है उसके वेरियस सेक्शंस में बोला गया है कि ट्रेड यूनियन तो होने ही होने चाहिए, एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन भी होनी चाहिए। और जितने भी ये ट्रेड यूनियंस होती हैं ये क्या होनी चाहिए, ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जब हम ये कल अपना ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 स्टार्ट करेंगे उसमें हम ये क्लियरली पढ़ेंगे, ठीक है। वॉज टू प्लेस both workers and employers organization on par in matters of rights and responsibilities। क्यों बनाई गई थी, इंटेंशन क्या थी एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन बनाने के लिए कि दोनों की, वर्कर्स की भी और एम्प्लॉयर्स की भी ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे के साथ पार पे रख के उनके जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कंसिडरेशन में लाया जाए, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री क्या है अब एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन में, देखो अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन की, तो उसमें ऐसा है कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि हमारे जो ये एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन है इसको हमने 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में जो है कवर अप करना है। जैसे 1930 से पहले जो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है वो कैसी थी, उसके बाद कैसी हुई, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के कैसी एसोसिएशन जो है आज की तरह बन रही है, और फिर हमने ये देखना है कि आज के टाइम पर हमारी कैसी एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। देखो जो ओरिजिनल ग्रोथ है एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन का इंडिया में, वो कितने फेजेस में हमने कैटेगराइज किए इन 3 डिस्टिंक्ट फेजेस, ठीक। ईच फेज रिवील्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर फेज में क्या रिवील किया है, हर फेज में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा है एम्प्लॉयर एसोसिएशन का। जैसे 1930 से पहले कैसा रहा था, उनका स्ट्रक्चर क्या था, फंक्शन क्या था एम्प्लॉयर एसोसिएशन का, क्यों बनाई गई थी, क्या पर्पस था, और उसके बाद जब उसको चेंज किया 1930 के बाद तो क्या था, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जैसे जैसे, और इसको चेंज आने का कैसा कैसा मतलब था, जैसे जैसे हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आज की डेवलपमेंट हो रही थी उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा था, हम एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन भी अकॉर्डिंग टू द नीड उसको भी चेंज कर रहे थे, ठीक है। अब 3 फेजेस कौन से हैं, देखो पहला फेज जो है दैट इज पीरियड प्रायर टू 1930, ठीक है। 1930 से कैसा पीरियड पहला कैसा था, उसमें क्या था, was characterized mainly by the formation of certain associations, ठीक है। इस पीरियड में क्या था, सिर्फ कुछ एसोसिएशंस बन रही थी, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन, बंगाल मिल ओनर्स एसोसिएशन एंड द अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन, ठीक है। इस पीरियड में क्या था, कुछ एसोसिएशंस बन रही थी, इनका खास तौर पर कोई ज्यादा काम नहीं था, बट सिर्फ ये एसोसिएशंस बनाई थी, कौन सी, बॉम्बे मिल ओनर्स, बंगाल मिल ओनर्स एंड द अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन, ठीक। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट फेज आया, पीरियड बिटवीन 1931 एंड 1946, नेक्स्ट पीरियड कौन सा है, 1931 और 1946 के बीच में कैसा पीरियड था। इसमें क्या हुआ, हमने देखा कि जो ग्रोथ है चैम्बर की, कौन सी चैम्बर की, कॉमर्स और इंडस्ट्रियल की एसोसिएशंस की
कि जो वेरियस प्रॉब्लम्स हमारे मतलब इसमें सोसाइटी में ओरिजिनेट हो रही है, इंडस्ट्रीज में ओरिजिनेट होती है, उनको सॉल्व करने के लिए इसमें क्या किया गया कि चैम्बर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, जो इंडस्ट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए। द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1933, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए देखो ग्रोथ ऑफ चैम्बर्स की जो हम ग्रोथ देख रहे थे, तो उसको इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए उन्होंने कौन सी एसोसिएशंस बनाई, दो एसोसिएशंस एग्जिस्टेंस में आई। द वन वाज एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द अनदर वन वाज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स, ठीक है। ध्यान रखना एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयज नहीं है, एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन है ये, ठीक है। कब आई एग्जिस्टेंस में? 1933 में ये एग्जिस्टेंस में आई, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये कौन से पीरियड में आई थी? बिटवीन 1931 एंड 1946 की बात हो रही है, तो 1933 में एग्जिस्टेंस में आई। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि हमारे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस के, सोशल डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमें इनको भी चेंज करना था। तो इसमें क्या हुआ, 1941 में एक और ऑर्गेनाइजेशन है, दैट वाज ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1941। अब इनका पर्पस क्या था इन ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का? वाज टू रिस्पॉन्ड द नीड to the need felt for representation of employers in international conferences and legislative bodies। देखो हमें पता है कि ILO जो है वो कब बन गई थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बन गई थी। अब इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का क्या काम था कि ये क्या कर सके, कॉन्फ्रेंसेज में, जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती है उनमें पार्टिसिपेट कर सके और अकॉर्डिंग टू द नीड इंडस्ट्रीज की नीड्स क्या है अपने एसोसिएशन बना के अपने लॉज बना सके, ठीक है। और लेजिस्लेटिव बॉडीज लॉज बना सकें, वेरियस लॉज जो है वो एक्ट्स बन सकें और उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज जो है वो वर्क कर सकें। तो इसके लिए ये वाला पीरियड डेवलप हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फर्दर फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज फॉर एडवाइस ऑन लेबर एंड रिलेटेड मैटर्स। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, हमने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और देखना स्टार्ट की, ठीक है। किस लिए? ताकि वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सके अकॉर्डिंग टू द लेबर एंड रिलेटेड जितने भी उसके मैटर्स हैं। फिर उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स इज अ यूनिटरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1953। ये कैसी टाइप है? जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स है, जो हमारी 1933 में एग्जिस्टेंस में आई थी। ये कैसी है? एक जिसको हम AIOE के नाम से भी जानते हैं, AIOIE के नाम से जानते हैं। ये कब आई? ये यूनिटरी टाइप है। यूनिटरी अप्रोच अगर आपको याद होगा हमने पढ़ी थी, तो उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। कब सेटअप हुई? 1953 में भी इसको एनहांस किया गया। मेंबर्स हेल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, और कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, हैज नो सब ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन इंडस्ट्रियल और जोग्राफिकल बेसिस। फिर उसके बाद स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो भी एग्जिस्टेंस में आई। वो कब आई? अप्रैल 10, 1973 में आई। ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन किसकी है? एम्प्लॉयर्स की है। हम इनके बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे। एंड वॉज फॉर्मली गिवन रिकॉग्निशन एज एन एपेक्स बॉडी ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर। एंड अगर आपको कोई पूछेगा कि एपेक्स बॉडी जो है इंडस्ट्रियल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो वो कौन सी है? स्कोप है, दैट इज स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। और नवंबर 96 में ये इसको एपेक्स बॉडी जो है वो करार किया गया था बाय डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट के डिसीजन के बेसिस पे इसको एपेक्स बॉडी जो है वो बोला गया था, ठीक। तो ये थे कुछ 3 फेजेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि आज के टाइम पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस जो इंडिया में हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। पहले हमने देखी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। देखो पीछे जो हमने देखी वो थी AIOIE, ठीक है, ये आई थी 1933 में AIOIE, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी आई थी AIOE, ठीक है, जो आज के टाइम में भी एग्जिस्ट कर रही, बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक। तो कौन सी है जो आज के टाइम में? AIOE, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, जो कौन से ईयर में बनी थी? 1953 में सेटअप हुई थी, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसी एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन हमने पढ़नी है जो आज के टाइम में प्रेजेंट है, ठीक है। पहली है AIOE, दैट इज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, क्लियर। कब सेटअप हुई थी? 1953 में। कैसी है? यूनिटरी टाइप है। ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपने इसमें से याद रखनी है, ठीक है। मेंबर्स हेल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग
मेंबर्स इसमें कहाँ से होते हैं, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से, एंड हैज नो सब ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन इंडस्ट्रियल और ज्योग्राफिकल बेसिस। इनकी कोई भी सब ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनिटरी टाइप है, दैट इज व्हाई देयर इज नो सब ऑर्गेनाइजेशन। और इसका प्रेसिडेंट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का हर साल इलेक्ट किया जाता है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, इसका हर साल प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आज के टाइम की एक एम्प्लॉयर एसोसिएशन है। एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन 1933। फेडरल क्या हो गया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड, जैसे हमने पढ़ा था फेडरलिज्म, ठीक है, तो इसका क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। जैसे हमने देखा कि ये जो थी यूनिटरी टाइप थी, लेकिन ये क्या है, फेडरल है, ठीक है। ये कब बनी थी, 1933 में बनी थी। इट हैज गवर्निंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड द सेक्रेटरी, ठीक है। इसके पास क्या है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है और सेक्रेटरेट है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। द गवर्निंग बॉडी फॉर्मुलेट पॉलिसीज, ठीक है, गवर्निंग बॉडी जो है वो क्या करती है, वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। और जो सेक्रेटरेट है विद इट्स ओन परमानेंट स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द डिसीजंस ऑफ द गवर्निंग बॉडी। वो क्या करता है, सेक्रेटरेट वो डिसीजंस जो है गवर्निंग बॉडी के उनको इम्प्लीमेंट करता है। इट हैड ओनली 4 प्रेसिडेंट्स इन ओवर 50 ईयर्स। आज तक के टाइम में, मतलब 33 में ये बनी थी और आज 2023 चल रहा है, तो इस तक के टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट्स हैं 50 सालों में सिर्फ 4 प्रेसिडेंट्स बने हैं, ठीक है, 50 ईयर्स में सिर्फ 4 प्रेसिडेंट्स बने हैं। EFI वाज रजिस्टर्ड एज अ ट्रेड यूनियन इन 1963, और ये एज अ ट्रेड यूनियन कब रजिस्टर की गई थी, 1963 में, अंडर द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत इसको ट्रेड यूनियन में कब शामिल किया गया था, 1963 में, ऑल्दो इट वाज फॉर्म्ड इन 1933। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। अब है नेक्स्ट जो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स इन ऑल सोशल एंड लेबर मैटर्स एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितने भी आपके एम्प्लॉयर्स के सोशल और लेबर मैटर्स है ना, उनको इंटरनेशनल लेवल पर क्या करती है, रेज करती है, ठीक है। फाउंडेड इन 1920, कब बनी थी, 1920 में बनी थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जेनेवा में है। इट हैज द मेंबरशिप ऑफ एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज की मेंबरशिप है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, 100 कंट्रीज से मेंबरशिप है, ठीक है। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स इज अ मैटर ऑफ IOE। जो सेंट्रल काउंसिल है इंडियन एम्प्लॉयर्स की, वो किसका मैटर है, IOE का। नेक्स्ट है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्कोप, ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं, स्कोप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट कवर्स अ वाइडर एम्बिट। स्कोप लुक्स अपॉन इट्स टास्क एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द पब्लिक सेक्टर। वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्टर पर बोथ पे दोनों पर क्या करती है, काम करती है। इंटरनली इट वुड एंडेवर टू असिस्ट द पब्लिक सेक्टर इन सच वे एज वुड हेल्प इम्प्रूव इट्स टोटल परफॉर्मेंस। पब्लिक सेक्टर में इंटरनली ये ऐसे हेल्प करती है कि ये क्या कर सके, जितनी भी इसकी टोटल परफॉर्मेंस है, जितना भी ओवरऑल इसका वर्क है, उसको इम्प्रूव कर सके। और एक्सटर्नली ये क्या करती है, अपनी टोटल बाउंड्री को इम्प्रूव करती है, एंड कन्वेइंग सच इन्फॉर्मेशन एंड असिस्ट द पब्लिक सेक्टर इन सच वेज वुड हेल्प इम्प्रूव इट्स टोटल परफॉर्मेंस। इसमें ये अपनी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करती है, और साथ ही साथ क्या करती है, कम्युनिटी को एडवाइस करती है और गवर्नमेंट को भी, कि पब्लिक सेक्टर को उसके रोल में हेल्प किया जाए, ठीक है, जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनको हेल्प किया जाए। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स। आपको इनका इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि आज के टाइम पर प्रेजेंट जो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जैसे हमने पीछे वाली में पढ़ा, आई शो यू, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस वाली यूनियन में हर साल प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, किस वाली में पहले जो है नहीं, और मतलब 50 ईयर्स में, जैसे इसमें एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में 50 ईयर्स में सिर्फ 4 प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, इनके हेडक्वार्टर्स या ये सेटअप कब हुई, मेन पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। अदरवाइज इतना ज्यादा डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स। मेन ऑब्जेक्ट क्या है काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स का, कि वो क्या करे, इंश्योर करे कि क्लोजर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए दो बॉडीज के बीच में, जो क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का उनको रिप्रेजेंट करेगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का जो भी इंटरेस्ट है उसके बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है दो बॉडीज के बीच में उनको इकट्ठे उसने लाना है, ठीक है। इन द ईयर 1973 द स्कोप जॉइंड द CIP।
जो ये स्कोप है इसने 1973 में काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स को ज्वाइन कर लिया था, यानी CIE को ज्वाइन कर लिया था, तो ये क्या हो गई थी, इसके साथ मर्ज हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है। एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन का 3 टियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 टियर स्ट्रक्चर है। क्या है? लोकल एसोसिएशन, रीजनल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, लोकल भी है, रीजनल भी है और ऑल इंडिया बेसिस पे भी है। ठीक है, ऑफ द 3 द लोकल एसोसिएशन विच ऑपरेट मेनली थ्रू द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कवर ऑल इंडस्ट्रीज इन एन एरिया। अब जो लोकल एसोसिएशन है ना, वो क्या करती है, किसके थ्रू ऑपरेट करती है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू ऑपरेट करती है, और क्या करती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं एक पर्टिकुलर एरिया की, लोकल एरिया की, उनको सबको कवर करती है। जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं वो क्या है? जनरल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया, दे आर फॉर्म्ड एट द एरिया और रीजनल लेवल। जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं वो रीजनल लेवल पर बनती हैं और ऑल इंडिया लेवल पर भी बनती हैं, एंड आर जनरली एफिलिएटेड टू द एपेक्स, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज जो होते हैं आर ऑल्सो एडमिटेड टू द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, हमने पीछे देखा कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की भी इसमें ध्यान रखा जाता है, तो उसको भी ये क्या करते हैं, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट करते हैं। वेदर इट इज, अगर किसी ने, एम्प्लॉयर ने किसी के साथ एसोसिएशन नहीं बनाई है और वो इंडिविजुअली काम करते हैं, तो उसको भी इसमें रखा जाता है। The main reason for the industry-wise development of associations is the common problem confronting each industry and trade. ठीक है, इंडस्ट्री वाइज डेवलपमेंट करने के पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है, कि जो कॉमन प्रॉब्लम है ना हर इंडस्ट्री और ट्रेड के बीच में, उनको कन्फ्रंट करने के लिए, उनको सामने लाने के लिए ये किया गया है। सेटिंग अप ऑफ वेज बोर्ड ऑन एन इंडस्ट्री वाइज बेसिस, इंडस्ट्रियल कमिटीज एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स, एंड डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एट इंडस्ट्री लेवल। देखो, आपको पता है कलेक्टिव बार्गेनिंग तो उन्होंने करनी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो ग्रोथ है उसमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक यूनियन बना के वो अपनी डिमांड्स रखेंगे तो दे कैन हेल्प देम। Existence of more than one industrial association in a particular industry is a problem which at times hindered the progress of collective bargaining। देखो क्या है कि एक से ज्यादा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का होना एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का होना, एक से ज्यादा एसोसिएशन का होना, वो समटाइम्स क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसमें उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है इंडस्ट्री वाइज बेसिस। ये हमने कल भी पढ़ा था, ट्रेड यूनियन के केस में भी पढ़ा था कि अगर एक से ज्यादा ट्रेड यूनियंस बन जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उनके वेरियस ग्रुप्स बन जाते हैं। जो वेरियस ग्रुप्स बन जाते हैं तो वो अपनी कलेक्टिवली डिमांड नहीं रख पाते, क्योंकि एक ग्रुप की अलग डिमांड होती है, दूसरे की अलग डिमांड होती है। तो इस वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट को थोड़ा सा फायदा हो जाता है और वो उनकी डिमांड इसमें कंसीडर नहीं करती। यहाँ पर तो एम्प्लॉयर एसोसिएशन की बात है, तो इनकी भी जो है इंडस्ट्रियल बेसिस पर इनकी भी अगर ये अलग अलग एम्प्लॉयर एसोसिएशन बना ले तो इनकी भी डिमांड जो है वो ज्यादा मानी नहीं जाती, बिकॉज देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो नेशनल लेवल पर जो ये फेडरेशन है, नेमली AIOE, EFI एंड AIMO, विच हैव बीन गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट ट्राइपार्टाइट लेबर कंसल्टेटिव बॉडीज। ठीक है, इनको क्या किया गया है, रिप्रेजेंटेशन दी गई है ट्राइपार्टाइट पे। ट्राइपार्टाइट यू नो कि वर्कर, मैनेजमेंट और तीसरा उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस के फंक्शन क्या हैं। द मेन रोल एंड फंक्शन ऑफ एन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। सबसे पहला रोल क्या, फंक्शन क्या है उसका, उसने अपने जितने भी इसकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है जो उसके मेंबर्स की डिमांड्स हैं। ठीक है, its activities are designed and directed on a broader plan. Labor problems are only a part of their overall responsibility। ठीक है, इनकी एक्टिविटीज किस बेसिस पर डिजाइन की गई होती है, एक ब्रॉडर प्लान पर, और उसमें जो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स है ना वो सिर्फ क्या है कि उनकी सिर्फ एक पार्ट है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अदरवाइज जो उनका वेरियस डिजाइन है उनकी एक्टिविटीज का वो ब्रॉडर प्लान पर डिजाइन किया है, सो दैट वो अपनी इंडस्ट्री ग्रोथ कैसे कर सके, उसको प्रमोट कैसे कर सके। ठीक है, सबसे पहले मेन फंक्शन क्या है उनका, पहला फंक्शन है कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन कीप देयर मेंबर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल न्यू लेबर लेजिस्लेशन। उनका ये फंक्शन होता है कि एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन का, कि जितने भी उनके मेंबर्स हैं वो उनको इन्फॉर्म करेंगे कोई भी नया लेबर लेजिस्लेशन आ रहा है, कोई भी नया रूल आ रहा है, कोई भी नया लॉ आ रहा है अकॉर्डिंग लेबर के रिलेटेड, तो वो उनको क्या करें, अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या करें, इन्फॉर्म कर दें उनको। ठीक है,
इवन एट द फॉर्मेटिव स्टेज, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है इवन एट द फॉर्मेटिव स्टेज, दैट मीन्स कि जब वो बन ही रहा हो तब भी आपको क्या करना है, आपके एम्प्लॉयर्स को, आपकी एसोसिएशन को पता होना चाहिए कि कोई लॉ जो है वो बन रहा है, वो आने वाला है, ठीक है। रिगार्डिंग ऑल चेंजेस इन लेबर पॉलिसी, इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस ऑन लेबर मैटर्स, obligations accepted at the national level, proceedings of important tripartite deliberation, मतलब जिस भी रिलेटेड हो उनको पता होना चाहिए। उनका ये फंक्शन है एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन का कि जितने भी एम्प्लॉयर्स उसमें रिलेटेड हैं उनको ये सारी चीजें पता हों कि अगर कोई भी रूल आने, मतलब उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है दैट शुड बी बेटर। नेक्स्ट है एडवाइजरी फंक्शन। दे एडवाइज देयर एफिलिएट्स ऑन कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोविजंस, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोविजंस हैं उनको एडवाइस देते हैं उस पर। When such advices is sought, some of the employees organizations have built up an expert advisory service on labor matters for their members, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे एडवाइसेस जो होती हैं वो सॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन समटाइम्स नहीं भी होती, तो वो क्या करते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइसरी सर्विस जो है वो लेबर मैटर्स पर अपने मेंबर्स के लिए बना देते हैं, जो कि उनको टाइम टू टाइम एडवाइस देती रहे, ठीक है, कि क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट है एजुकेशनल एफर्ट्स। उनके कुछ एजुकेशनल एफर्ट्स भी होते हैं, जैसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे वो, ठीक है, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे डिफरेंट लेवल्स पे, सो दैट कि जो इंपॉर्टेंट जितने भी इश्यूज हैं लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस में वो उनको डिस्कस कर सके और उनको प्रॉपरली अवेयर कर सके उन चीज़ों से अपने मेंबर्स को। इंपॉर्टेंट स्टडीज ऑन कलेक्टिव एग्रीमेंट्स, रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन नेशनल डेवलपमेंट हैव बीन कैरिड आउट बाय द एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हमने पीछे पढ़ी थी एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये सारे फंक्शंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं रिलेटेड टू कलेक्टिव एग्रीमेंट, प्राइवेट सेक्टर का नेशनल लेवल पर क्या रोल है, ये सारी चीजें कौन देखता है, EFI, ठीक है, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो करता है। और ये भी एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन का एक मेन फंक्शन है कि वो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये अपने एम्प्लॉयर्स के लिए ऑर्गेनाइज करें, ठीक। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन? वेरियस कमिटीज पे ये रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, वेज बोर्ड एक्सेट्रा, ठीक है, सेट अप बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एंड प्लेस बिफोर दीज बॉडीज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। वेरियस कमिटीज जो बैठती हैं, जो वेज बोर्ड बैठते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो ये सब कौन सेटअप करता है, गवर्नमेंट सेटअप करती है, टाइम टू टाइम सेटअप करती है, एक लिमिटेड टाइम इनको दिया होता है, सपोज इतने टाइम में एक वेज बोर्ड बैठेगा या कोई भी कमेटी बैठेगी, ठीक है। तो इन बॉडीज के क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है, कोई भी चेंज लानी हो, कोई उनको प्रॉब्लम हो, तो वो इस कमेटी के सामने अपना पॉइंट रखते हैं। दे हैव आल्सो सेट अप स्पेशल कमिटीज ऑफ देयर ओन टू स्टडी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उन्होंने अपनी, मतलब एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, खुद की भी कमिटीज बनाते हैं, सो दैट की जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकें, और सो दैट की जब वो गवर्नमेंट के तो जो कमिटीज बैठे हैं तो उनमें वो अपने पॉइंट्स रख सकें, ठीक है। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन भी एक फंक्शन है किसका, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन का। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेते हैं? दे ऑल्सो डिस्चार्ज सर्टन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कंट्री एंड सोसाइटी बाय पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एलिसिटिंग रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन फ्रॉम द यूनियंस। अब क्या करते हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेते हैं ये कंट्री की तरफ, हाँ, ये नेशनल प्लान जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जितने भी नेशनल प्लान बनाए जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिव ऑपरेशन जो है वो उसमें देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, पॉलिसीज को परस्यू करते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एडॉप्टिंग नेबरहुड विलेजेस, सोशल डेवलपमेंट स्कीम्स एक्सेट्रा, जो सब चीजें भी ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है साइड बाय साइड फुलफिल करते हैं, सो दैट दे कैन हेल्प इन मेकिंग इंडिया बेटर, ठीक है। अपनी कंट्री की तरफ जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी परस्यू करते हैं, ये भी एक इनका फंक्शन है। अब नेक्स्ट है इसके एम्प्लॉयर्स के एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इनके, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंगेज इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, लेजिटिमेट इंटरेस्ट यानी लीगल इंटरेस्ट, जितने भी एम्प्लॉयर्स के इंडस्ट्रीज में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रमोट और प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है स्टेप्स उठाना टू प्रमोट, सपोर्ट और अपोज लेजिस्लेटिव एंड अदर मेजर्स अफेक्टिंग और लाइकली टू अफेक्ट इंडस्ट्रीज। अगर कुछ ऐसा लेजिस्लेटिव आपका प्रपोजल आ गया है कि जो आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट है, तो उसके खिलाफ स्टेप्स उठाना, ठीक है। या तो अगर वो अच्छा है तो उसको सपोर्ट करना, अगर वो नहीं आपके फेवर में है, अगर आपकी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है तो उसको अपोज करना, ठीक। फिर उसके बाद टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हार्मनी में काम होना चाहिए मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, अगर हार्मनी में काम होगा तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी,
टू इनिशिएट एंड सपोर्ट ऑल वेल कंसीडर्ड स्कीम्स, इनिशिएटिव लेना और उन स्कीम्स को सपोर्ट भी करना, ठीक है, जो क्या इंक्रीज करे आपकी प्रोडक्टिविटी एंड एट द सेम टाइम गिव लेबर अ फेयर शेयर ऑफ इंक्रीज रिटर्न, और उसी सेम टाइम में वो क्या करे, लेबर को एक अच्छा रिटर्न दे, ठीक है, फेयर शेयर यानी कि जितना उनका बनता है उनको उतना ही रिटर्न मिलना चाहिए। टू कलेक्ट एंड डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन अफेक्टिंग एम्प्लॉयज, ठीक है, कलेक्ट करना और वो इन्फॉर्मेशन देना जो एम्प्लॉयज को अफेक्ट कर रहा है, एंड टू एडवाइस मेंबर्स ऑन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस एंड अदर एंसिलरी प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा होना चाहिए और प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है उस सब के लिए भी वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। टू गिव सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, ग्रांट्स और रेम्यूनरेशन टू डिजायरिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वर्दी कॉजेज एंड इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशंस बनाना, बायलॉज बनाना, ताकि जितने भी ये इसके फंक्शंस हैं ये इनको ऐड करना, अमेंड करना, ठीक है, टाइम टू टाइम ये सब चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए। And generally to do all that may be necessary in the interest of the realization of the above aims and object of AIU directly or indirectly, और जनरली क्या करना, जो भी इंटरेस्ट है रियलाइजेशन करने का, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं AIOE ने दिए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनको क्या करना है, आपके इंटरेस्ट में ये कैसे काम आएंगे, आपने कैसे इनको प्रमोट करना, आपकी इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्टिविटी वो कैसे इंक्रीज होगी, उन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। जब हम ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी हमारी जो है वो जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे आपकी उसमें ये यूज होंगी। ऑल्दो यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने की जरूरत है, जैसे यहाँ पर लेजिटिमेट इंटरेस्ट हो गया, स्टेप्स हो गए, ठीक है, हार्मोनियस रिलेशनशिप डालना है, स्कीम्स के रिलेटेड हो गया, ठीक है, इफेक्टिव यहाँ पर इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, मतलब ये कुछ कीवर्ड्स हैं तो आपको याद रखने, अदरवाइज ऐसा भी नहीं है कि इसको आप पूरा मगअप कर लो, बस ओवरऑल एक जनरल व्यू आपको पता होना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारी हिस्ट्री ऑफ मे डे या लेबर डे, ठीक है। जो फर्स्ट में जो है उसको क्या कंसीडर किया गया है, मे डे, ठीक है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी बोला जाता है इसको। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 80 कंट्रीज में अप्रोक्सीमेटली सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, मई 1 को किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है, टू कमेमोरेट द एफर्ट्स एंड विक्ट्रीज ऑफ द वर्कर्स क्लास एंड द लेबर मूवमेंट, उनकी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने का। इसमें क्या हुआ था कि जब वो एजुकेशन पे बैठे थे तो उनकी ये डिमांड थी कि जो 14 आवर वर्क करते हैं वर्कर क्लास, तो इसको टाइम लिमिट जो है वो कम करके 8 आवर्स कर देनी चाहिए। तो वो कहाँ पर बैठे थे उस टाइम, हे मार्केट यार्ड शिकागो में 1886 में। और फिर वहाँ पर क्या किया गया था, ये जो पुलिस और लेबर के बीच में कॉन्फ्रेंटेशन हुई थी तो उसके बेसिस पे तब वहाँ पर मई 1 को लेबर डे करार कर दिया गया। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस इज दैट कि मई 1 जो है वो इंटरनेशनल वर्कर्स डे है या उसको लेबर डे भी बोला जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे। क्लियर, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है मे डे इन इंडिया। As per May Day in India, the country witnessed the first celebration of Labor Day in 1923 in Madras. पहली विक्ट्री कब मिली थी यहाँ पर, 1923 में मिली थी, मद्रास में मिली थी। किसके मदद से मिली थी, led by Singaravelar, leader of the Labour Kisan Party of Hindustan. 2 meetings were held, one at Triplicane Beach and one near Madras High Court, ठीक है। 1923 में इंडिया में मिली थी पहली लेबर विक्ट्री, ठीक है, किसके द्वारा मिली थी, सिंगरा वेलर के द्वारा मिली थी, जो लेबर किसान पार्टी है हिंदुस्तान की, उसके जो लीडर थे, ठीक है। इसमें 2 मीटिंग्स हुई थी, एक हुई थी ट्रिप्लिकेन बीच पे हुई थी और दूसरी कहाँ हुई थी, मद्रास हाई कोर्ट के पास हुई थी, ठीक है। इन मीटिंग्स में क्या हुआ था, जो है रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को अर्ज किया गया था कि वो क्या करे, मई 1 को लेबर डे जो है वो डिक्लेयर कर दे एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हॉलीडे, और उस दिन क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉलीडे भी होना चाहिए। It was the first occasion in India on which the red flag was used, ठीक है, सॉरी यहाँ पर यूज है। तो ये फर्स्ट ओकेजन है इंडिया में जहाँ पर क्या हुआ था, रेड फ्लैग जो है वो यूज किया गया था। अगर आपको कोई पूछेगा कि कोई अगर क्वेश्चन आ सकता है कि हम यहाँ पर कौन सा फर्स्ट ओकेजन था जहाँ पर रेड फ्लैग यूज किया गया था, तो इट वाज लेबर डे। क्लियर, तो ये था पूरा ट्रेड यूनियनिज्म के बारे में। तो ट्रेड यूनियनिज्म जो है हमने 3 पार्ट्स में है डिवाइड करके किया, बिकॉज इट इज़ वेरी ड्राई पोर्शन, थोड़ा बोरिंग लगता है, ज़्यादा बोर ना हो जाए इसलिए मैंने 1-1.5 घंटे का टॉपिक नहीं बनाया। अब हमने क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमने ये बेस बन गया अब हमारा, ठीक है, ट्रेड यूनियनिज्म का। ट्रेड यूनियनिज्म में हमने देख लिया कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्कोप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब चीज़ें जब हमने कर ली, अब हमने क्या करना है, अब हमने पढ़ना है एक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमने पढ़ना है ट्रेड यूनियन एक्ट। अब मैंने आपको पहले ही बोला था जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि हमें पढ़ना है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020,
ठीक है, जिसमें हमारे 3 एक्ट जो है सब्स्यूम हुए हैं और वो एक्ट हमें पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि जो 2021 का EPFO का एग्जाम था उसमें भी के कोड्स आ चुके थे, लेकिन स्टिल जो पुराने लॉज थे उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब हमें क्या करना है, अब हम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट करेंगे, उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर करेंगे। ठीक है, जब हम वो तीनों पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ेंगे। वैसे ही हम आगे फिर एक्ट्स पढ़ेंगे जो सब्स्यूम हुए हैं और किस कोड में हुए हैं, देन इन द एंड विल स्टडी दैट कोड। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये रिवाइज कीजिए। तो कल की क्लास के लिए पढ़कर आना ट्रेड यूनियनिज्म का थोड़ा सा, सो दैट कि आप ट्रेड यूनियन एक्ट पर पकड़ बना सको। क्लियर? टिल देन टेक केयर एंड बाय।